Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fourth session of Energy Resource Management and Utilization. आज के हमारे सेशन का टॉपिक है एनर्जी अकाउंटिंग एंड एमटी एंड आर। इससे पहले हम लोगों ने शुरू किया था, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि ज़रूरत क्या होती है फॉर्मल एनर्जी मैनेजमेंट के किसी सिस्टम की। उसके बाद हमने देखा था कि किसी एनर्जी मैनेजमेंट के प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है और फिर उसको मैनेज की कैसे किया जाता है। उसमें एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम की बेसिक्स समझते हुए हमें ये बात समझ आई थी कि एनर्जी को मैनेज वही फर्म, वही ऑर्गेनाइजेशन या वही इंडिविजुअल कर सकता है जो एटलीस्ट एनर्जी को मेजर कर सकता हो, अकाउंटिंग कर सकता हो उसकी कि कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी के बारे में है कि हम पहले ये समझेंगे कि एनर्जी अकाउंटिंग चीज़ क्या होती है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी की परफॉर्मेंस को मेजर करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सेटअप पे जहाँ पे एनर्जी यूज़ हो सकती है उसके क्या तरीके हैं, क्या इंडाइसेस हैं। और फिर आखिर में जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस डेटा के साथ करना क्या है, मॉनिटरिंग किस तरह करनी है, अपने लिए टारगेट किस तरह सेट करने हैं और फिर रिपोर्ट कैसे करने हैं ताकि उसकी बेसिस पे एक्शन लिए जाए और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाई जाए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अंदर। तो ये जो एनर्जी MT&R है, एनर्जी मॉनिटरिंग, टारगेटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये फंडामेंटली बेस करता है एक एनालिसिस पे जिसको कहते हैं कज़म एनालिसिस या स्टैट्स की एक बड़ा कॉमन एनालिसिस है, क्युमुलेटिव सम्स का एनालिसिस। CU से क्युमुलेटिव बनता है और SUM से सम बनता है। तो इस केस में हम लोग वेरिएंसेस का कज़म एनालिसिस करते हैं कि कितनी वेरिएंस आ रही है एक महीने से या एक वीक या जिस टाइम पीरियड को भी आप एनालाइज कर रहे हैं, फ्रॉम वन टू अनदर कितनी वेरिएंस आ रही है और उसको क्यूमुलेट करें तो उस वेरिएंस के क्या ट्रेंड्स बनते हैं, उससे अंदर क्या क्या देख सकते हैं उस डेटा के अंदर और उसकी बेसिस पे क्या क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स को यहाँ हम लोग आज कवर करेंगे इन सेपरेट स्मॉलर वीडियोस। तो सबसे पहले एनर्जी अकाउंटिंग। एनर्जी अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि आप अपनी एनर्जी के इस्तेमाल को, यानी आप इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स या जिस यूनिट से भी आप मेजर कर रहे हैं कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कीमत को, क्योंकि किलो जूल्स के और कीमत हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं। तो आप फिर कीमत को अलग से देखते हैं और इस्तेमाल को अलग से देखते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं एनर्जी अकाउंटिंग। बेसिकली जिस तरह आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, कि आप सिर्फ अकाउंटिंग क्या बताती है आपको कि पैसा किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। तो वैसे तो एक बड़ी तस्वीर ये हो सकती है कि आप बताएं कि मेरे पास 10 लाख रुपए आए एक टाइम के शुरू में और 8 लाख रुपए चले गए और बाकी बचे 2 लाख। ये बड़ी बड़ी बात हो रही है अकाउंटिंग की, लेकिन फिर जिन लोगों ने डिटेल में इसको कंट्रोल करना होता है वो देखना चाहते हैं कि जो आए कहाँ कहाँ से आए। 4 सोर्सेज थे, 5 सोर्सेज थे, हर सोर्सेज के लिए मुझे क्या क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी या अपना अपना टाइम देना पड़ा या कोई और रिसोर्सेज देने पड़े। और फिर जब मेरे पास आए तो आगे लगे कैसे, वो 10 जगहों पे लगे, उन 10 जगहों के क्या ट्रेंड्स हैं वहाँ पे, क्यों लग रहे हैं, क्या मैं कैसे कम कर सकता हूँ उनको लगाना, एफिशिएंसी वहीं पे रख के, या अगर ज़्यादा लगाऊं तो क्या उससे ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग एक तरह की इट इज़ कीपिंग ट्रैक, लेकिन ऑब्वियसली वो अ, उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आप टॉपिकल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बात देख सकते हैं, या आप बहुत ग्रैनुलर और डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें। जनरली जो हमने पिछले सेशन में बात की थी कि मैनेजमेंट कमिटमेंट बाय फार सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि उस नंबर वन फैक्टर के बाद नंबर टू फैक्टर जो है वो योर एबिलिटी टू अकाउंट फॉर योर एनर्जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है मैनेजमेंट कमिटमेंट के बाद। सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि मैनेजमेंट कमिटमेंट तो एक कह लें कि थियोरेटिकल लेवल पे या आइडिया के लेवल पे या कम्युनिकेशन के लेवल की बात हो रही है। लेकिन अकाउंटिंग जो है एक्चुअली वो आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप उस या स्किल्स देती है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सिस्टम देती है
जिसके बेसिस पे फिर आप एक्चुअली एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को चला सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी अकाउंटिंग एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम के तीन बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं। बेसिक्स अगर आप एक सिस्टम ले लें, फर्ज करें आप अपने घर में देखना चाहते हैं, अकाउंटिंग करना चाहते हैं कि बिजली जो है वो कहाँ से आई और कहाँ जा रही है, उसका ट्रैक रखें, तो आपको तीन बेसिक कंपोनेंट्स या पार्ट्स चाहिए। पहला पार्ट है आप योर एबिलिटी टू मॉनिटर द यूज ऑफ एनर्जी, कि आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। तो उसके लिए बेसिकली आपको एक चीज़ चाहिए और वो चीज़ है मीटर। मीटर जो है वो इट कुड बी एज बेसिक एज जो वो वापडा वाले या KESC वाले हमारे घरों में, मुख्तलिफ ISCOs हमारे घरों में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारे घरों में मीटर लगाती हैं। वो अ, एक सिंपल सा मैनुअल सा मैकेनिकल मीटर भी हो सकता है, या वो कोई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की शक्ल की मीटर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके घरों में सोलर सिस्टम्स के साथ लगे होते हैं। और मे भी आप उसको मैनुअली डेटा इकट्ठा करें, कागज़ पे लिख के मॉनिटर करें, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो जो आपको खुद ही किसी डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे बता दे खुद ही के एनर्जी के आपके क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर फिर जब अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉसिबल होती है, और आपके लिए फिर अकाउंटिंग करना बहुत आसान कर देती है। दूसरी चीज़ होती है आपके पास रिकॉर्ड होना, यानी एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक डेटाबेस आपके पास होना, कि कल कितनी इस्तेमाल हुई, आज कितनी हुई, अगर आप डेली बेसिस पे काउंटिंग कर रहे हैं, या पिछले महीने कितनी हुई और पिछले 10 महीने कितनी हुई, आजकल कितनी हो रही है, या पिछले साल आज के साल। तो बेसिकली आपके पास रिकॉर्ड हो, ताकि उसकी बेसिस पे आप देख सकें कि किस चीज़ को किस तरह ठीक किया जा सकता है, और उसकी बेसिस पे मे भी आप अपने जो आपका बिजनेस है उसकी प्रोडक्शन को एनहांस करना चाहें, या और चेंजेस लाना चाहें अपने सिस्टम के अंदर। और तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस मेजर, कि आपके पास रिकॉर्ड तो आ गया, लेकिन आप उसके अंदर व्हाट इज़ दैट दैट फिगर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू, कि आप क्या देखना चाहते हैं कि मैं जितने पीसेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आप बॉल पॉइंट्स बना रहे हैं, आप बर्तन बना रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं, कोई चिप बना रहे हैं, या कोई बड़ी चीज़ बना रहे हैं, गाड़ी या इससे भी बड़ी चीज़, तो पर पीस मुझे कितनी बिजली लग रही है। या हो सकता है आप कोई स्कूल चला रहे हो और आप देखना चाह रहे हो कि पर स्टूडेंट कितनी बिजली खर्च हो रही है। या आप हो सकता है कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, कोई किसी जगह पे सेल्स कर रहे हो, तो पर कस्टमर या कोई भी आपका परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है अकाउंटिंग सिस्टम चलाने के लिए: मॉनिटरिंग की एबिलिटी, फिर डेटा के एक रिकॉर्ड होना आपके पास, और उस रिकॉर्ड के अंदर से कोई KPIs या परफॉर्मेंस मेजर्स आपके पास होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अकाउंटिंग बड़ी बेसिक से भी हो सकती है, कि इतना आया और इतना गया, और काफ़ी डिटेल्ड भी हो सकती है। तो जनरली 4 लेवल्स होते हैं अकाउंटिंग, एनर्जी अकाउंटिंग के। लेवल वन में आप मीटरिंग कर रहे होते हैं, यानी एक मीटर होता है जिसके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि कितनी एनर्जी आई गई। उसकी बेसिस पे कोई ना कोई रिपोर्ट बनती है, और उस रिपोर्ट की बेसिस पे आप किसी ना किसी KPI का, किसी ना किसी इंडेक्स का, या मल्टीपल इंडाइसेस का कोई फिगर आपको मिल रहा होता है। यानी आपके पास एक मीटर है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस मीटर में से डेटा, और उससे आपको पता चल रहा है कि पर किलोग्राम ऑफ प्रोडक्शन मेरे मैं कितनी एनर्जी लगाता हूँ। इससे अगला लेवल जो होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप एनर्जी के फ्लोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली मीटरिंग ही है, लेकिन यहाँ पे आप जो है डिटेल्ड में उसको मीटरिंग कर रहे होते हैं, और मे बी किसी सॉफ्टवेयर या मैनुअली आप उसके मुख्तलिफ डिटेल्स भी देख सकते हैं, कि सुबह आप कितनी इस्तेमाल करते हैं, शाम को कितनी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी वक्त ऐसा बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि पीक टाइम्स पे रेट ज़्यादा होते हैं। तो आप इस तरह उसके अंदर डिटेल्स में जा सकते हैं। फिर आप उसके अंदर यहाँ पे ये देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर्स, यानी वो जगहें जो बिजली इस्तेमाल कर रही हैं, उनके अलग अलग क्या यूटिलाइजेशन के ट्रेंड्स हैं। इस केस में और ऊपर वाले केस में ये फ़र्क है कि यहाँ पे मीटरिंग ज़्यादा हो जाती है, और आप
जैसा मैंने शुरू में बात की ना कि आपके पास 10 लाख आ रहे हैं और 8 लाख खर्च हो रहे हैं, तो पहले ऊपर वाले में हमें पता चल रहा है कि 8 लाख खर्च हो रहे हैं, लेकिन नीचे वाले में ये पता चल रहा है कि वो 8 लाख किस किस चीज़ पे खर्च हो रहे हैं और उनमें से कौन कितना खर्च कर रहा है। इससे अगला लेवल ये होता है कि आप उनमें से कॉस्ट सेंटर्स की और डिटेल में चले जाते हैं और एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट को, उस बंदे को, उस हेड को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। फिर आप उसके अंदर वेरिएंसेस को भी देख सकते हैं कि मे बी अगर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो 24 घंटे की 3 शिफ्ट हैं, 8 8 घंटे की, तो किस शिफ्ट शिफ्ट में कितना इस्तेमाल हो रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये वेरिएशंस क्यों आ रही है। और फाइनली लेवल 4 में क्या होता है, लेवल 3 की तरह होता है, बस फ़र्क ये होता है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कंजम्पशन के, यानी कितना होना चाहिए, वो किसी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पे या इंजीनियरिंग मॉडल पे बनाए जाते हैं। यानी आपको एक स्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिकल मॉडल बताता है कि ये मशीन है, इससे अगर एक पीस प्रोड्यूस करना है तो इससे इसको इसको इतनी बिजली खानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऊपर जो है ऑब्वियसली ज़रा इंजीनियरिंग के सेंस में नहीं बल्कि एक जनरल सेंस में बात हो रही है, और वहाँ पे ऑब्वियसली फिर वो जो वेरिएंस को जिस चीज़ के साथ आप कंपेयर करते हैं वो प्रॉब्ली इतनी इट्स नॉट वेरी स्ट्रीमलाइंड। इंजीनियरिंग के केस में ऑब्वियसली इट इज़ देयर वेरी क्लियर नंबर्स जिनके साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड अकाउंटिंग से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग से हम कंपेयर करें, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, तो लेवल 1 जनरल अकाउंटिंग की तरह होगा, लेवल 2 जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह होगा, यानी आप कॉस्ट सेंटर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। और लेवल 3 जो है उसमें हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ। और लेवल 4 जो होता है उसमें इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनालॉजीज जनरली बुक्स में या कहीं पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये एनालॉजी नज़र आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और एनर्जी अकाउंटिंग की। अब आपने अकाउंटिंग आप करते हैं और आपके पास डेटा मौजूद होता है, तो फिर आपने उसके अंदर से कोई केपीआईज समझने होते हैं कि मैं कौन सी फिगर देखूं जिससे मुझे पता चले कि मेरी एनर्जी कितनी और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो एक जो सबसे मोस्ट कॉमन परफॉर्मेंस मेजर यूज होता है उसको कहते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन इंडेक्स। यानी कि आपकी एनर्जी के इस्तेमाल का ओवरऑल उसके अंदर का कोई एक नंबर आपको पता चलता है कि मेरा 100 में से इत, इत, ये नंबर है मेरे। वो ये है क्या बेसिकली, ये आपकी बिल्डिंग या जहाँ पे भी आप एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं वो पर स्क्वायर मीटर हर साल कितनी बिजली यूज़ करती है। नॉर्मली हम अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं ना कि मेरे पास 10,000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है या 15,000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है या 5,000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है। बिजनेस नॉर्मली इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। क्यों इस तरह करते हैं? क्योंकि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको हीट करना होता है या उसको कूल करना होता है या उसको कोई और सर्विसेज देनी होती हैं, तो वो पर स्क्वायर मीटर हम उसको देख सकते हैं, यानी फ्लोर एरिया जिसको आम जुबान में कहते हैं। तो पर मीटर स्क्वायर हर साल आप कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन इंडेक्स। ये एक एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 10,000 स्क्वायर मीटर की कोई बिल्डिंग है और उसने साल में 2 मिलियन किलोवाट आवर बिजली इस्तेमाल की और 6,800 गीगाजॉल्स गैस इस्तेमाल की। तो अब हम देखते हैं कि एक तरफ हम बिजली की बात कर रहे हैं और एक तरफ गैस की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इन दोनों को मिला के कितनी एनर्जी हमने इस्तेमाल की और उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 स्क्वायर मीटर पे। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पे किलोवाट आवर्स में है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलो जाउल्स में, तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 7,200 मिलियन किलो जाउल्स बनी एनर्जी बिजली की। और ये मिलियन को हमने, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो मिलियन ख़त्म करके उसको गीगा जाउल बना दिया, यानी 7200 था पहले किलो, तो अब 7200 गीगा हो गया। गैस हमारे पास ऑलरेडी गीगा जाउल्स में थी जो 6800 थी। तो इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो हमारे पास 14 14 × 10⁹ किलो जाउल्स या 14,000 गीगा जाउल इस्तेमाल हमने टोटल एनर्जी इस्तेमाल की। अब इस 14,000 को हमारे पास चूंकि 10,000 स्क्वायर मीटर था, तो 14,000 × 10⁹ को 10,000
से डिवाइड कर दें, 10,000 का मतलब होता है 10⁴। तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास 1400 मेगा जाउल्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आपका एनर्जी यूटिलाइजेशन इंडेक्स है। अब इंडेक्स किस चीज़ को कहते हैं? इंडेक्स बेसिकली कहते हैं एक नंबर को जिसको आप किसी और जगह पे किसी नंबर से कंपेयर कर सकें। यानी आपको पता चला आप 1400 कर रहे हैं, तो अब पता चल गया। लेकिन ये 1400 होना चाहिए या 1200 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए या 1600 होना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं, ये इस सवाल का जवाब देना है। तो इंडेक्स जब भी आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके लिए बेंचमार्क्स मौजूद हैं। इसके लिए और लोग भी इसी टर्म्स में फिगर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, या आपकी भी फिगर इसी टर्म में पहले कैलकुलेट हुई हो, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरली स्पीकिंग हमारे पास पाकिस्तान में तो मुझे कहीं से ये फिगर नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका में एवरेज जो बिल्डिंग की ईयूआई है वो 850 है। 850 मेगा जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एवरेज का मतलब कि इसके अंदर फैक्ट्रीज भी शामिल हैं, और इसके अंदर बहुत कम बिजली इस्तेमाल करने वाली बिल्डिंग्स, जैसे चर्च हो गया, जैसे स्कूल चर्च से कुछ ऊपर होता है, जैसे कोई बान हो गया, तो वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और एक एक तरफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेशन या हीटिंग या कूलिंग इस्तेमाल करती हैं, जैसे फूड प्रिजर्वेशन की या फूड स्टोरेज की कोई फैसिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन सब का एवरेज 850 है, और ऑफिसेज जो है वो 905 पे ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक और 2003 और 2012 का कंपैरिजन है, और ये दिस इज़ फॉर एक्चुअली ये यूके के लिए है, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट किया है कुछ यूनिट्स में, तो खैर वो ताकि पीछे जो हमने एक्सरसाइज की है उस ये जो लेफ्ट साइड पे फिगर्स हैं इनसे हम कंपेयर कर सकें, तो इसमें आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है कि वो उनका इंडेक्स क्या है स्टैंडर्ड। तो आप देखें जो फूड सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 2500 और 3000 के दरमियान मेगा जाउल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे कम ऑब्वियसली एक खाली बिल्डिंग इस्तेमाल करती है। और फिर उसके बाद स्टोरेज वेयर हाउस जो कि टेक्निकल चीज़ों का नहीं है, या जहाँ रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए। फिर रिलीजियस वर्शिप, मस्जिदें हो गई, चर्च हो गए। फिर इसी तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और जो एवरेज है इसकी वो जैसे मैंने आपको बताया 850 के करीब है। तो अभी आप यहाँ पे हमने जो एग्जांपल की, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि इस बिल्डिंग की नेचर क्या है। तो आपको पता होगा आपकी बिल्डिंग की नेचर क्या है, तो आप फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी बेंचमार्क के साथ। इसी तरह एक और इंडेक्स है जिसको कहते हैं एनर्जी कॉस्ट इंडेक्स। पीछे हमने देखा था कि पर मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं एक साल में। इस बार हम सिंपली ये देखेंगे कि पर मीटर स्क्वायर हमारा बिल कितना आ रहा है। पीछे एनर्जी थी गीगा जॉल्स में, इस पर हम देख रहे हैं कि पैसे कितने लग रहे हैं उस एनर्जी के ऊपर। तो क्यों पैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी की कीमत हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, ड्रास्टिकली चेंज होती है। तो अब फिर ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि एक्चुअली पैसे की टर्म्स में पर मीटर स्क्वायर हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद तो कॉस्ट कटिंग है या प्रॉफिट बढ़ाना है। तो दोनों दोनों यानी कॉस्ट कटिंग भी कर ले तो भी प्रॉफिट बढ़ता है। तो दोनों का मकसद बेसिकली ये होता है कि हम एनर्जी को पैसे की टर्म्स में देखें। तो उसी बिल्डिंग को अगर आप ले लें, और उस सिर्फ हमने किया क्या है कि बिजली का लिख दिया है कि बिजली का बिल जो आया था 4.5 करोड़ तकरीबन आया था, और जो गैस का बिल आया था वो तकरीबन 1.5 करोड़ आया था, या 45.3 मिलियन और 15.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो आपने इन दोनों पैसों को ऐड कर लेना है, जो कि 60.8 मिलियन बन गए, रुपए बन गए, और डिवाइड कर देना है हमारे 10,000 स्क्वायर मीटर पे या 10⁴ पे। तो आपको पता चला कि पर मीटर स्क्वायर एक साल में आप 6,080 रुपये बिल देते हैं। अगेन वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पाकिस्तान में तो इस चीज़ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अमेरिका में अब इस वेरिएशन को ज़रा देखिएगा कि आजकल तो एवरेज तकरीबन 120 है। ये रोज़ रोज़ की बताते हैं, उनके मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं। तो इस हफ्ते या कल परसों तक 121 चल रही थी, लेकिन इसकी वेरिएशन देखें पिछले लास्ट 3 सालों में
ये $30 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से लेके $170 के दरमियान वेरी किया है इसने। तो $170 का मतलब आजकल के पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 49-50 हज़ार, नियर ₹50,000 पर ईयर है। और ये जो पीछे पीछे मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ 6,000 पर ईयर, ये रफली स्पीकिंग पाकिस्तान में इस वक्त ये रेट चल रहा है। तो अमेरिका में पिछले ये 22 के शुरू की बात है, इसी तरह 21 के शुरू में भी एक दफ़ा बिजली वहाँ बहुत महंगी हुई थी, तो वहाँ पे 50,000 चल रहा था, यानी हमसे तकरीबन 9 गुना ज़्यादा बिजली का बिल वहाँ पे आ रहा था। लेकिन ऐसा भी हुआ कि 30 और 30 का मतलब है अगेन रफली स्पीकिंग कोई $8,000। तो नीचे भी गया है, वो नीचे भी जब गया था तब भी हमारे हाईएस्ट से बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी चूंकि इसमें वेरिएशन होती है, इसलिए इसलिए हम बजाय इसके के एनर्जी के टर्म्स में देखें, हम इसको कॉस्ट की टर्म्स में देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कहते हैं ना कि बड़ी वोलेटिलिटी है, पता नहीं बिजली का बिल कितना आएगा। तो इसको ज़रा कंपेयर करें अमेरिका के साथ, जहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है। तो वहाँ की वॉलेटिलिटी का अंदाज़ा करें ज़रा। पहले ही रेट्स बहुत हाई हैं और इंतहाई वॉलेटाइल है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इससे समझ ही आती है बात कि वॉलेटिलिटी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर कुछ और हैं जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को फैसला करते हैं। हमने पिछली 2-3 क्लासेस में इसके बारे में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, तो आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि आप लोगों का भी इसके बारे में एक पर्सपेक्टिव बनना शुरू होगा, और जब हम कोर्स के एंड पे होंगे तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे एक ओपिनियन, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होगा आप लोगों के पास। अच्छा जी, तो ये दो हो गए, एक एक एनर्जी के यूटिलाइजेशन का इंडेक्स और एक एनर्जी की कॉस्ट का इंडेक्स। अब जनरली लोग पसंद करते हैं कि उनको ना एक ही तस्वीर में एक वन शॉट कोई मेजर नज़र आए, एक तस्वीर देखें और उसे समझ आ जाए कि परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है कि नहीं। तो उसके लिए फिर आप करते क्या है कि आप अपने यूटिलाइजेशन इंडेक्स को, या कोई भी आपका जो इंडेक्स जो भी आपको पसंद है, उसको ओवर टाइम प्लॉट करते हैं ताकि ट्रेंड्स नज़र आए। और उसमें देखना क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें आजकल हम देख रहे हैं कि मार्च 23 में क्या हो रहा है, तो हमें कहीं मार्च 22 भी नज़र आ रहा हो या अक्टूबर 22 भी नज़र आ रहा हो, तो हम देख सकें कि क्या कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं महीने। और फिर उसके अंदर देखें कि वजह क्या है, गर्मी थी, सर्दी थी, कुछ चेंज हुआ है, या हमारी एफिशिएंसी डाउन हो गई है। यानी अगर और कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर चेंज नहीं हुआ तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो गई है। तो बेसिकली इससे ये समझ आता है, फॉर एग्जांपल आप एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, तो फिर इससे ये भी समझ आता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, जब आप उसको किसी पिछले डेटा से कंपेयर करते हैं। इस तरह की कोई आपकी फॉर एग्जांपल आपके पास मेजर आ जाता है वन शॉट में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी 21 में क्या ट्रेंड था, जनवरी 22 में क्या ट्रेंड था, इसी तरह मार्च और नवंबर वगैरह। तो जब अब आपको यहाँ पे तस्वीर से नज़र आ रहा होगा कि ओवरऑल एक रिडक्शन आई हुई है अ, एक साल 21 के मुकाबले में 22 में। तो इफ़ यू नो कि आपने जनवरी 22 में एक एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, तो इट इट इज़ ऑब्वियस फॉर यू कि ये वाकई इसके अंदर एक हमारे प्रोग्राम को सक्सेस मिली है। कितनी मिली है, कितनी एनर्जी कंजर्वेशन की, ऑब्वियसली उसके आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया है, ये पीक्स के को कंपेयर कर रहा है और तकरीबन बता रहा है कि 10 से 15% के दरमियान कोई इम्प्रूवमेंट आई है। हो सकता है आप पीक्स के बजाय एवरेजेस देखना चाहें उन नंबर्स को। हो सकता है आप एवरेजेस के बजाय वो जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कज़म देखना चाहें, क्युमुलेटिव सम ऑफ वेरिएंसेस को देखना चाहें, कोई भी नंबर आप देख के जो आपके इन्वायरमेंट को, आपकी इंडस्ट्री को सूट करता है, वो नंबर देख के आप सही फैसला कर सकें कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ है, तो किस हद तक हुआ है। फिर अगर ये आपको सक्सेस नज़र आ रही होती है तो फिर आप देखते हैं कि उसकी स्केलिंग की जा सकती है कि नहीं। यानी मैंने अभी तो 10 कॉस्ट सेंटर डिफाइन किए थे, तो मुझे ये सक्सेस मिल गई। क्या मैं उस हर कॉस्ट सेंटर के अंदर 2-2 और भी कर सकता हूँ? यानी मेरे पास ओवरऑल 30 कॉस्ट सेंटर हो जाएँगे, तो क्या उससे मज़ीद मुझे सक्सेस मिलेगी? क्योंकि कॉस्ट सेंटर के फ़वाइद अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं।
तो यानी आप इंडिविजुअल्स को या डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी बिजली इस्तेमाल की। तो मुख्तलिफ आप इसके बारे में फैसले कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने इस प्रोग्राम में कोई नए मीटर्स लगाए हों, हो सकता है आपने कहीं बल्ब चेंज किए हों, हो सकता है कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी कुछ ना कुछ किया होगा आपने, तभी ये हुआ है ना। तो फिर उसको स्केल किया जा सकता है कि नहीं, ज़्यादा किया जा सकता है कि नहीं। अब बहुत सारे इंडाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे हमने पीछे देखे। तो यहाँ पे कुछ और इंडाइसेस हैं जिनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ लिखे हुए हैं। मैं जनरली कुछ को टच करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहला जो था, किलो जाउल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ, मैं कोई फूड आइटम बना रहा हूँ, मैं कोई हार्डवेयर बना रहा हूँ, कोई कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जो भी आप बना बना रहे हैं, उसकी एक यूनिट के लिए कितनी बिजली लगती है। अब ये काफ़ी, इसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ वेरी नीट इंडिकेटर। एग्जैक्टली आपके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बता देता है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी एनर्जी नीड ज़्यादा होती है तो ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन की अगर एनर्जी नीड ज़्यादा होती है। और दूसरा इसका फ़ायदा, तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी और प्लांट से भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रोसेस कर रहे हैं फूड, फ़र्ज़ करें आइसक्रीम का एक पैक बना रहे हैं, 1 केजी का पैक। तो किसी और कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं जो कि 1 केजी का पैक मार्केट में बेच रही है, कि उनकी कितनी एनर्जी है। ये इसके फ़ायदे होते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पहला ये है कि डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एंड मेजर यूनिट, यानी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हर हर जगह इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे जहाँ पे ग्रेन्स प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बल्क में क्वांटिटीज प्रोसेस हो रही हैं, गन्ना क्रश हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसमें एग्जैक्टली बताना के, क्योंकि आप हर जगह पे आप चीज़ों को मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट इटसेल्फ जो है वो प्रोसेस को स्लो डाउन करती है या रोकती है, या उसकी कॉस्ट्स होती हैं। तो कुछ चीज़ें इजीली मेजर, दे लेंड देमसेल्व्स टू इजी मेजरमेंट्स, कुछ चीज़ें नहीं करती। और नॉर्मली ये जहाँ पे एच वी ए सीज इन्वॉल्व होते हैं, यानी एयर कंडीशनिंग के बिल्डिंग्स की एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व होती हैं, या हैवी लाइटिंग होती है, तो वहाँ पे एनर्जी जो है प्रोडक्शन के साथ लीनियर नहीं रहती है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने 2 कमरे हीट किए तो 10 रुपए लगेंगे, 4 किए तो 20 रुपए लगेंगे, ऐसा नहीं होता। या 8 किए तो 40 रुपए लगेंगे। वो कुछ केसेस में टेपर डाउन हो जाता है एनर्जी का की यूटिलाइजेशन। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका पीछे कंप्रेसर एक ही है, तो बिजली तो कंप्रेसर ले रहा है ना। आप आप जब चौथे, तीसरे और चौथे कमरे को ऑन करते हैं तो बेसिकली आप खाली उनके एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक पार्ट ऑन कर रहे होते हैं, जो मेजर पार्ट है वो पहले से चल रहा होता है। तो इस तरह नॉन लीनियर नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है, तो उस केस में आप इतना इजीली एलोकेट नहीं कर सकते यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को, ये वाला इंडिकेटर। इसी तरह एक और इंडिकेटर है किलो जूल पर डिग्री डे। अब डिग्री डे का मतलब पर डे होता है, लेकिन उस उन दिनों को आप सर्दी गर्मी या बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अलग करते हैं, कि ये दिन उस दिन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये दिसंबर का दिन था, वो मार्च का दिन था, या जुलाई का दिन था। अगेन ये एक कॉन्साइज और नीट इंडिकेटर है, और ये नॉर्मली वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हीटिंग और कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग, लार्ज स्केल बिल्डिंग की हीटिंग और कूलिंग मेजर एनर्जी बिल होती है। क्योंकि यहाँ पे आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि दिन को इस तरह देख रहे हैं कि उसकी उसकी हीटिंग या कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्या थी। ये उस वक्त एक्यूरेट होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आपकी जो प्रोसेस की नीड्स हैं, या वो कम है या कांस्टेंट है, यानी पर यूनिट बहुत हैवी यूटिलाइजेशन नहीं, एनर्जी की ऊपर जो था पर यूनिट हैवी यूटिलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट था। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगेन दिस इज़ वेरी कंसिस्टेंट बिटवीन प्लांट्स। यानी जब भी आप फ़र्ज़ करें आपकी एक बिल्डिंग है, जिस मोबी लिंक वालों की बिल्डिंग है और दूसरी तरफ यूफोन वालों की बिल्डिंग है, तो बड़ा इजीली दोनों कंपेरेबल होते हैं इसमें, क्योंकि गर्मी में आप पे भी गर्मी है, उन पे भी गर्मी है। स्क्वायर मीटर का आपके लिए भी वही मतलब है, उनके लिए भी वही मतलब है। रफली उतने ही लोग रखे होते हैं, आपके इक्विपमेंट की नेचर भी वही है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑफन नॉट एक्यूरेट, क्योंकि
इसके अंदर प्रोसेस की नीड की बात नहीं हो रही, सिर्फ हम बेसिकली उस दिन की गर्मी या सर्दी देख रहे हैं। अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है उसको बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, तो फिर जाहिर है हर प्रोसेस के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये उन जगहों पे अप्रोप्रिएट है जहाँ पे बिजली की यूटिलाइजेशन ज़्यादातर हीट और कूलिंग के लिए हो रही है। किसी और काम के लिए ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे, फिर ये इंडेक्स या ये इंडिकेटर सही नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो थर्मली हैवी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाय नेचर, आप में से जो जो लोग, फॉर एग्जांपल जो लोग ढारकी मैंग्रोव में काम कर रहे हैं, या किसी एरिया में फौजी फर्टिलाइजर में काम, या किसी और जगह बात काम कर रहे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो गर्मी को इतना ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो एक्सपोज्ड ही नहीं होता गर्मी को। वो उनके 80% लोग ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जिनके आगे लेयर्स होती हैं, कमरों की, बिल्डिंग्स की लेयर्स होती हैं, या उनका प्रोसेस ही उनके कमरे को ठंडा या गर्म पूरे साल में रखता है। तो उस जगहों पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होती है। अ, तीसरा जो इंडिकेटर है वो किलो जूल पर मीटर स्क्वायर है, जिसको हमने पीछे एग्जांपल में देखा। तो अभी इसको भी आप नाउ यू कैन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद ही डिसाइन कर सकते हैं। नीट है, प्रोसेस नीड्स जब लो होती हैं या वेदर कंसिस्टेंट होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वेदर को कंसिडर नहीं कर रहे। तो वेदर कंसिस्टेंट होगा तो ये इसको एक्यूरेसी देगा। फिर ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इसलिए है कि मीटर स्क्वायर तो सबके लिए मीटर स्क्वायर ही होता है। और एक्सपेंशंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टली। 10 मीटर स्क्वायर और लगाए, आप छोटा सा कमरा और बनाया तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट यूनिट था। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इसमें वेदर की बात ही नहीं हो रही। और दूसरी जो हमने पहले भी बात की थी कि लीनियर यहाँ पे नहीं है कंजम्पशन, क्योंकि जैसा हम थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक थ्रेशोल्ड्स आते हैं, उनके बाद आप ये नहीं कह सकते कि 100 मीटर स्क्वायर पे इतनी थी तो 101 पे या 102 पे बस उस पे खाली 1 और 2% ऐड करें। वो नॉन लीनियर होती है। और फिर इसी तरह आप कोई भी कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, किलो जाउल्स पर यूनिट डिग्री डे मीटर स्क्वायर, और किलो जाउल्स पर यूनिट डिग्री डे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर इंडस्ट्री, योर प्रोसेस। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं ऊपर वाले यूनिट्स को। अब इसके ऑब्वियसली कंबाइन वही करेगा जो इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स भी समझता होगा और अपने प्रोसेस को भी बहुत अच्छी तरह समझता होगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, टेलर मेड चीज़ है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप किसी और का नहीं उठा सकते। किसी और का आपको समझना ही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके प्रोसेस की बात हो रही है, उसने अपना मैथमेटिकल एक मॉडल सा बनाया हुआ है। तो ये नए बंदे के लिए या किसी किसी और का आप उठा के देखेंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा। इसी तरह कुछ और इंडाइसेस हैं। पीछे वाले जो मैंने आपको बताया वो बड़े कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। ये इतने कॉमनली यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन ये भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किलो जूल्स पर सेल यूनिट। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, यानी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। तो इजी है इसको कंप्यूट करना। लेकिन अ, इसकी एक्यूरेसी को ऑब्वियसली यू शुड नॉट एक्सपेक्ट के बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस दिन 100 कस्टमर आ गए उस दिन किलो जॉल पर सेल यूनिट बहुत नीचे होगा। अगले दिन 10 कस्टमर आए, नीचे नहीं होगा। हालांकि आपके प्रोसेस में, आपकी बिजली की कंजम्पशन में, आपके एचआर के एक्शंस में कोई फ़र्क नहीं आया। तो दूसरा इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी है। दूसरा इंडिकेटर ये है कि आपके पैसे कितने लगे एनर्जी के, डिवाइडेड बाय आप सेल्स या प्रॉफिट या वैल्यू एडेड कोई भी फाइनेंशियल जो आपका मेजर है उसको, उस पे एनर्जी के पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर यूनिट की बात हो रही थी, यहाँ पे एग्जैक्टली पैसों की बात हो रही है। ये वाला ज़रा इस सेंस में बेहतर है कि एट द एंड ऑफ द डे तो हम पैसे में ही इंटरेस्टेड हैं, इस सारी सेविंग में। तो ये उस बिल को बड़ा सही फिट करता है। इस तरह और भी इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और तीसरा है किलो जूल पर डे लाइट आर और मशीन आर, किलो पर सॉरी डायरेक्ट लेबर आर और मशीन आर और
शिफ्ट। तो मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि एक 8 घंटे, जैसे हमने शुरू में बात की, 8 घंटे की शिफ्ट में कितने किलो जूल लग रहे हैं। तो अगेन डिसएडवांटेज एडवांटेज अब आपको समझ आ रहे होंगे। इसी तरह फिर किलो जूल पर डायरेक्ट लेबर के बजाय आप कॉस्ट यानी बिल को पर डायरेक्ट लेबर या पर मशीन आर पे लेके आ सकते हैं। तो रियली डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ प्रोसेस क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है। तो आप अपने लिए खुद अपनी मर्जी का इंडेक्स बना सकते हैं और इनको एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ने करनी है, ग्राफ आपको सॉफ्टवेयर ने बना के देने हैं। आपने सिर्फ एक बार फैसला करना है कि इंडेक्स होगा क्या और इसका डेटा कहाँ से आएगा। तो एक आप मैंने ग्रुप पे भी अपलोड किया कैनवस पे एक जनरल मोटर्स की एक एग्जांपल है कि उनका एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये नॉन क्रेडिट किस्म की एक रीडिंग है, लेकिन इट विल बी वेरी यूजफुल उन लोगों के लिए जो एक्चुअली एनर्जी अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, जस्ट टू सी केस स्टडी के एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम की कहाँ पे हो रही है।